विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 9 रहीमतुल्लाह चिनॉय का डर। अगर लेडी दमयंती शाह की अत्यंत लोकप्रियता ने उनके घरेलू समस्याओं से उनकी मृत्यु पर शोक से अधिक चुपचाप आघात जैसी भावना उत्पन्न की थी, तो सेंचुरी गांव में इस खबर से हलचल मच गई और सबसे अजीब अफवाहें फैलने लगी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी इधर उधर एक शांत निष्फल अंदाज में घूमते रहे। उनकी आंखें चश्मे के पीछे से धुंधली और मूर्खतापूर्ण दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके कान सतर्क थे। बहुत ही कम समय में और हर मामले में बहुत अच्छी जानकारी के आधार पर उन्होंने यह जान लिया कि लेडी दमयंती शाह को 1 जिप्सियों ने मारा, 2 शैतान ने उनका सामना किया और मिसेस मुंशी के सीधे आदेश पर उन्हें गायब कर दिया, और तीसरा अधिक व्यापारिक लोगों के अनुसार वह शराब के नशे या दूसरे नशों या महज बुरे स्वभाव की वजह से सामान्य तरीके से मर गई। यहाँ तक कि व्यवहारिक मिसेस पारोमिता ने भी डॉक्टर के निष्कर्ष पर विश्वास नहीं किया। अंत्येष्टि के दोपहर में वे अनुपस्थित रहे और उस दिन और रात का एक हिस्सा उन्होंने अपने पुराने मित्र असीम घोष और उनकी माँ मिसेस सारा से मिलकर बिताया, जो जिप्सी कबीले की नेता थी, जिन्होंने स्पष्ट कारणों से लोमड़ी की घाटी से उस सुबह विदा लेना उचित समझा जिस दिन लेडी दमयंती बेन शाह चुड़ैलों का मैदान में मृत पाई गई थी। अगले दिन दोपहर के समय एक लंच के बाद, जिसमें दक्षेश भाई प्रमोद भाई पटेल उपस्थित नहीं हुए, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी नर्सरी की खिड़की पर खड़े होकर फूलों के बगीचे को ध्यान से देख रहे थे जब लोग उनके पास आया। उसके भारी चेहरे पर हल्की नाराजगी का भाव था। एक पार्टी आई है मिलने, उसने कहा। घोड़े पर सवार पर्यटक, अंत्येष्टि के अगले दिन, समझे आप? जरा अनुचित बात है, मुझे तो अटपटा लगा। इस घोषणा के ठीक बाद पारुल पटेल कमरे में आई। उसकी आंखें गहरी और गुस्से से भरी थी। भैरवनाथ, तुमने कभी इतनी बेशर्मी देखी है? मिसेज रहीमतुल्लाह चिनॉय अभी 2 लोगों के साथ आ धमकी है। उनका कहना है कि वो शोक संवेदना प्रकट करने आई हैं, और वैसे ही अगर हम बुरा न माने तो अपने 2 भयानक दोस्तों को चेलिस दिखाना चाहती हैं। हम सामान्यतः गुरुवार को चैपल दर्शकों के लिए खोलते हैं। यह रॉयल दस्तावेज का हिस्सा है, लेकिन यह तो हद ही हो गई है न? वह सांस लेने के लिए रुकी। मिसेस रहीमतुल्लाह चिनॉय? हाँ, मुझे याद है। वो तेज आवाज वाली चमत्कारी महिला। अब वो कहाँ है? मैं मानता हूँ तुम्हारे पिता उनका स्वागत कर रहे होंगे। पिता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो उनसे घोड़े खरीदने की कोशिश कर रही हैं। यही असली कारण है उनके आने का। सुनो, तुम्हें नीचे चलकर हमारा साथ देना चाहिए। पिता तुम्हें पसंद करते हैं। अगर तुम उन्हें चलता कर सको तो शायद वो तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांग ले या तुम्हें अपने क्लब का सदस्य बना दे। जो भी हो, चलो। वह कमरे से बाहर चली गई और भैरवनाथ मुखर्जी उसके पीछे हो लिया। तभी नीचे हॉल से मिसेस रहीमतुल्लाह चिनॉय की तेज आवाज सुनाई दी। खैर, परिवार में पागलपन से बेहतर है शराब की आदत, जैसा कि मैंने उसकी माँ से कहा। यह बात उन्होंने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुनी। पारुल पटेल फुसफुसाई। शर्त लगाओ, वो हमारे किसी रिश्तेदार की बात कर रही है। उसके लिए यही बातचीत करने का तरीका है। चिनॉय, उनके 2 दोस्त, जो न्याय की दृष्टि से कहिए तो काफी शर्मिंदा दिख रहे थे, के साथ बड़े लाउंज हॉल के बीच में पैर फैलाकर खड़ी थी। तीनों घुड़सवारी की पोशाक में थे और मिसेस रहीमतुल्लाह चिनॉय एक काले घुड़सवारी परिधान में खास तौर पर स्मार्ट लग रही थी। एक बार फिर मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उस हल्के आत्म गौरव के माहौल को महसूस किया
जो उनके तेज तर्रार व्यक्तित्व से उत्पन्न होता था। दक्षेश भाई प्रमोद भाई पटेल अपने बेटे के साथ उस महिला की बात सुन रहे थे। वह एक मजबूत सच्चे सैन्य अधिकारी जैसे दिखते बुजुर्ग थे, लेकिन उनके व्यवहार में कोई निजी चिंता झलक रही थी, जिसने उनके सामान्य सरल और हंसमुख स्वभाव को प्रभावित किया था। इस समय वे स्पष्ट रूप से नाराज थे। उनके गोल मटोल हाथ पीठ पीछे बंधे थे और उनकी आंखों में, जो उनके बच्चों की तरह नीली और चमकदार थी, स्पष्ट रूप से विरोध का भाव था। वह कम आकर्षक नहीं थे। उनके घुंघराले लोहे जैसे भूरे बाल और भरी चेहरे पर बिना दाढ़ी के रूपरेखा थी। भैरवनाथ मुखर्जी को देखते ही उनकी आंखों में उम्मीद की एक झलक आई। उन्होंने कहा, आपसे मिलवाता हूँ मिसेज चिनॉय। ये प्रतीक भाई के युवा मित्र हैं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी। मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय की ठंडी निगाह धीरे धीरे उस युवक पर घूमी जो उनके सामने खड़ा था। अगर उन्होंने कुछ कहा भी होता तो भी उनके तिरस्कार की अभिव्यक्ति इससे अधिक स्पष्ट नहीं होती। अंततः उन्होंने उसे एक हल्की परंतु ठंडी सी झुककर नमस्ते करने की कृपा की। फिर वह अपने साथियों की ओर मुड़ी। मेजर रंजीत और मिस्टर हिरेश शर्मा, उन्होंने कहा, और फिर एकदम स्पष्ट रूप से सबको तुच्छ मानकर नजरअंदाज कर दिया। मेजर रंजीत एक भारी भरकम गुलाबी चेहरे वाले और दुखी से प्रतीत होने वाले व्यक्ति निकले, जो थोड़ा घुड़सवार जैसा दिखते थे और साफ तौर पर असहज महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर मिस्टर हिरेश शर्मा एक छोटे कद के व्यक्ति थे, जिनकी छोटी चमकीली आंखें और चतुर झुर्रियों भरा चेहरा था। वह भी इस माहौल से अनभिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी चिंता का कारण नहीं बनने दिया। मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय ने एक ही शब्द में सबको अपने निर्णय में ले लिया। तो अब पारुल पटेल, अगर तुम हमें म्यूजियम दिखा दो तो हम चलते हैं। मुझे डर है कि घोड़े अब बोर हो रहे होंगे। क्या तुम अभी भी उन 2 साल के घोड़ों को लेकर अपनी पूरी तरह से अनुचित जिद पर कायम हो, कर्नल? शेष भाई प्रमोद भाई पटेल के अच्छे संस्कार की यही मिसाल थी कि उन्होंने उत्तर देने में उतनी ही विनम्रता बनाई रखी। मेरे प्रिय महिला, मैं बेचना नहीं चाहता। और इस समय उन्होंने सहजता से जोड़ा, मुझे किसी भी प्रकार के व्यापार पर मन लगाने की इच्छा नहीं है। ओह बेशक, बेचारी दमयंती बेन शाह। रहीमतुल्ला चिनॉय जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि चीजों का सामना करना चाहिए। उन्होंने अपनी बात एक खराब लाउडस्पीकर की तरह चिल्लाकर कही। भावुकता ने कभी किसी का भला नहीं किया। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि यह पहले नहीं हुआ। अमोल चक्रवर्ती तो एक ऐसा मूर्ख है, मैं तो उसे जुकाम का भी इलाज करने न दूं। अब तक पूरा पटेल परिवार क्रोधित हो चुका था। केवल उनकी जन्मजात शिष्टता ने मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय और उनके मेहमानों को समय से पहले और बेइज्जत होकर बाहर जाने से बचाया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी वहीं खड़े मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ, जैसे मानो उस महिला में कोई अजीब आकर्षण हो, तमाशा देखते रहे। मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय दरवाजे की ओर बढ़ गई। चलिए, मुझे इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मिस्टर हिरेश शर्मा को ये प्राचीन कबाड़ मजेदार लगता है। चैलिस ढका हुआ है, हमेशा रहता है, किसी मृत्यु। शब्द उसके होठों पर आते आते मर गया, क्योंकि मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय ने उसे बीच में ही टोक दिया। तो हटा दो मेरी प्यारी, अब चलो सब लोग, हम घोड़ों को इंतजार नहीं करवा सकते। और कर्नल, तुमने अपनी पत्नी के बाद इस जगह को कितना गिरा दिया है। बेचारी हिमानी, वह हमेशा अच्छे प्रदर्शन में विश्वास रखती थी। उनकी जोरदार शख्सियत के प्रभाव से वह छोटा सा समूह उनके पीछे चल पड़ा। उस टोली में कम से कम 3 लोग उनके बेहुदे भाषण से चिढ़े हुए थे।
लेकिन मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय अपने प्रभाव को लेकर पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। यही गुण उन्हें जिले में वह अनोखा दर्जा दिलाता था जो वह निस्संदेह रखती थी। हर कोई उन्हें जानता था, कोई उन्हें पसंद नहीं करता था और ज्यादातर लोग उनसे थोड़ा डरते थे। घोड़ों की समझदारी को लेकर उनकी असाधारण सफलता ने उन्हें एक तरह का अनिच्छुक सम्मान दिलाया था। कोई उन्हें अपमानित नहीं करता था क्योंकि ऐसे जुबान वाला इंसान अभी जन्म नहीं लिया था। उनकी बदतमीजी और जानबूझ कर की गई अशिष्टता लगभग 50 वर्ग मील तक एक कहावत बन चुकी थी। फिर भी वह जहां चाहे जाती थी क्योंकि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका था उन्हें दरवाजे से बाहर फेंक देना, जो कि कोई आसान काम नहीं था। और यह उपाय अभी तक उनके मुख्य पीड़ितों के रूढ़िवादी दिमाग में आया नहीं था। बाहर बजरी के रास्ते पर घर के सदस्यों में कप हाउस की ओर बढ़ने की स्पष्ट अनिच्छा थी, लेकिन अंततः कर्नल ने महसूस करते हुए कि अब कोई चारा नहीं है, जल्दी से मामला निपटाने का निश्चय किया। सुजान को चाबी लाने भेजा गया और वह छोटा सा जुलूस पूर्वी विंग के चारों ओर बगल के एक छोटे फाटक से होकर फूलों के बगीचे में आ गए। मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय अब भी बोलती रही, लगातार ऐसी टिप्पणियां करती रही जो किसी के भी धैर्य की परीक्षा ले सकती थी। गुलाबों की बहुत ही खराब हालत है, कर्नल। लेकिन गुलाब भी घोड़ों जैसे होते हैं, समझे? अगर समझ न हो तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। वह एक तरफ हट गई जब सुजान आगे बढ़कर चैपल के भारी ओक और लोहे के दरवाजे की कुंडी खोलने लगा। ताला बहुत पुराना और जबरदस्त कड़ा था, इसलिए छोटे से बटलर को बड़ी चाबी लगाने और घुमाने में काफी कठिनाई हो रही थी। और जैसे ही वह ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, एक पल के लिए सब थम गया। प्रतीक भाई इससे पहले आगे बढ़ पाता, मिसेस रहीमतुल्ला चिनॉय बीच में आ गई। उन्होंने सुजान को एक जाले की तरह किनारे किया और केवल उनकी उंगलियों की एक झटके में कुंडी खोल दी। मेजर रंजीत घबराकर हंसे। आपकी कलाई बड़ी मजबूत है, उन्होंने टिप्पणी की। उसने उसे एक तीखे झुलसा देने वाली नजर डाली। मेरे पेशे में ढीला ढाला नहीं चला करता। अप्रिय मिस्टर हिरेश शर्मा हंसा। ये बात तो आपके लिए है मेजर, उसने कहा। मैं आज सुबह मिसेस चिनॉय को बिटर एलोस से निपटते हुए देख रहा था। वह घोड़ी तुम्हें हरा देगी, उसने उस महिला की ओर मुड़ते हुए जोड़ा। उसमें तो जैसे कोई शैतान बसा है। मुझे लगा कि तुम्हें मार ही डालेगी। एक दुष्ट औरत और एक हिंसक घोड़ी, दोनों ही असुधार्य होते हैं। छोड़ दो या गोली मार दो, बस यही तरीका है। वह से समूह की ओर मुड़े जिन्हें कोई खास असर नहीं हुआ था। बिटर एलोज ऊपर उठकर अपने अगले पैरों से ऐसे पंजे मार रही थी जैसे कोई इनामी बॉक्सर हो, उसने कहा। और मिसेस चिनॉय रस्सी पकड़े हुए थी, चाबुक लेकर ऐसे मार रही थी जैसे कोई सर्कस का मास्टर हो। अंततः में उसने उस जानवर को काबू में कर ही लिया। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसी बातचीत के साथ वह अवांछित आगंतुक कब के प्राचीन और पवित्र चैपल में प्रविष्ट हुए। यह एक नीचा कमरा था जिसकी कुछ झुकी हुई छत को बेहद मोटे ईंट और पत्थर के खंभे सहारे दे रहे थे और जिसमें रोशनी केवल कुछ संकीर्ण हीरे के कांच वाली खिड़कियों से आती थी जो दीवारों में अनियमित रूप से लगी थी। इसलिए सबसे उजले दिन भी भीतर हमेशा धुंधला ही रहता था। फर्श पर समतल कब्र पट्टिकाएं जड़ी थी जिन पर बहुत ही सुंदर पीतल के काम थे। पूरा कमरा खाली था सिवाय दूर सिरे पर बने एक छोटे पत्थर के वेदी के, जिसकी पट्टिकाओं पर एक गहरा लाल
कपड़ा फैला था जिसे दो भारी पीतल के कैंडलस्टिक थामे हुए थे। दीवार में वेदिका के ठीक ऊपर लोहे की एक मजबूत जाली लगी थी जो पत्थर की एक गुफा जैसे कटोर पर थी। इसे ऊपर हवा में खुले एक तिरछे मार्ग से रोशनी किया गया था जिसे बाद में बने एक मोटे शीशे की परत से सील कर दिया गया था। इस समय उस जगह को काले मखमल के कढ़ाईदार कपड़े से पिरामिड ने भर रखा था, कर्नल पटेल ने समझाया। जैसे ही परिवार में किसी की मृत्यु होती है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, चैपल को ढक दिया जाता है। यह आवरण 3 दिन पहले डाला गया था। परंपरा है, उन्होंने जोड़ा, कि इसे कम से कम 10 दिन तक न छेड़ा जाए। उन्होंने जानबूझकर रुककर बात की। मिसेस रहीमतोला चिनॉय अपनी जगह अडिग खड़ी रही। मुझे लगता है कि ये जाली किसी दूसरी चाबी से खुलती होगी। क्या तमाशा बना रखा है आपने? क्या छत में कोई चोर संकेतक भी छुपा रखा है? कर्नल को अब यह स्पष्ट हो गया था कि इन अवांछित मेहमानों से पीछा छुड़ाने का एकमात्र तरीका यह है कि उन्हें चैलिस दिखा दिया जाए और बात खत्म की जाए। वह एक शांति प्रिय व्यक्ति थे और यह जानकर कि मिसेस रहीमतोला चिनॉय को तमाशा करने में कोई हिचक नहीं, उनके पास उनकी बात मान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सुजान से ली गई छोटी चाबी से बेदी पर झुकते हुए जाली का ताला सावधानी से खोला, जो दरवाजे की तरह खुल गया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक काले आवरण को हटाया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, जिनकी कल्पना अक्सर हास्य की ओर जाती थी, को यह किसी जादू के खेल की याद दिला गई। एक क्षण बाद ही उनकी यह कल्पना अप्रत्याशित रूप से सच हो गई। कर्नल के मुंह से एक दबा हुआ आश्चर्य स्वर निकला और पारुल पटेल ने एक हल्की सी चीख मारी। काले कपड़े को हटाने पर वहां केवल 2 ईंटें दिखाई, जो पास के एक खंबे के दीवार ढीले आधार से निकाली गई थी। चैलिस का कोई नामो निशान नहीं था। मिसेस रहीमतोला चिनॉय ही एकमात्र थी जिन्हें तुरंत यह आभास नहीं हुआ कि कोई दुर्घटना घट चुकी है। यह मेरी समझ में हास्यपद नहीं है। उनकी गूंजती आवाज ठंडी अंधेरी चैपल में गूंज उठी। बिल्कुल बेहुदा मजाक। लेकिन प्रतीक भाई मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को घूर रहा था और उनका पिता सुजान को, और उनके चेहरे पर केवल आश्चर्य और भय की छाया थी। कर्नल पटेल ही पहले संभले और 5 मिनट के भीतर दूसरा झटका भी दिया। अरे हाँ, उन्होंने कहा, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। मुझे खेद है मिस्टर हिरेश शर्मा, आपको आज निराशा हाथ लगेगी। चैलिस की सफाई हो रही है, किसी और दिन आइए। अद्भुत संयम से उन्होंने मुस्कुराते हुए मुड़कर प्रतीक भाई से धीरे से कहा, भगवान के लिए इन लोगों को घर से बाहर निकालो मेरे बेटे, और फिर तुम सब लाइब्रेरी में आओ। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।